हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुचिता और आज से हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश। देखिए, हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो क्या आता है हमारे दिमाग में कि एक ऐसा राज्य जो कि बहुत ज़्यादा जनजाति बहुल राज्य है, साथ ही में थोड़ा पिछड़ा हुआ है और साथ ही में जिसमें संसाधनों की कमी है। लेकिन क्या सच में मध्य प्रदेश वैसा ही है जैसा हम सोचते हैं? तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। मध्य प्रदेश ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें विश्व ख्याति प्राप्त है। जैसे कि हम बात करें, भीमबेटका हो गया जो कि मानव सभ्यता के प्रारंभिक साक्ष्यों को बताता है। साथ ही साथ में हम देखते हैं खजुराहो के मंदिर जो कि चंदेल वंश के द्वारा बनवाए गए थे, जिन्हें आज विश्व की ख्याति प्राप्त है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। साथ ही हम देखते हैं कि मौर्य काल के सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया सांची स्तूप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। मध्य प्रदेश में ही जन्म लिए ग्वालियर के अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व जैसे कि कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मलाला यूसुफजई के साथ में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मध्य प्रदेश में वास्तव में हैं, पर हम उन्हें समझ नहीं पाते, उन्हें पढ़ नहीं पाते। जब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश को तो हम एक टॉपिक वाइज से शुरू करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में हम बात करेंगे विस्तार की। विस्तार में अक्षांशीय विस्तार, साथ में देशांतरीय विस्तार को हम लेके चलेंगे। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, अक्षांश कौन से हैं, देशांतर कौन कौन से हैं, उत्तरी बिंदु कौन सा लगेगा, दक्षिण बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। फिर बात करेंगे हम जलवायु की। जलवायु कैसी है मध्य प्रदेश के। फिर बात करेंगे नदियों की, वन की, मृदा की, जल की। इसके साथ साथ में पूरी हमारी भौगोलिक स्थिति को हम खत्म करेंगे। ठीक है, नदियों के साथ में हम नदी घाटी परियोजना को भी साथ में लेके चलेंगे। फिर बात करेंगे हम प्रशासनिक स्थिति की और उसके बाद राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और न्यायिक स्थिति। ठीक, यहाँ तक हमारा मध्य प्रदेश का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। फिर हम बात करेंगे अन्य की, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि परिवहन, जनजाति, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में जनजाति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जनगणना, साक्षरता, प्रमुख व्यक्ति, समारोह, सम्मान, खेल और लोकगीत और लोक नृत्य। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आना ही है, तो हम इन्हें डिटेल में करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा वीडियो, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि हम मध्य प्रदेश में वास्तव में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि मध्य प्रदेश को एक अलग राज्य बनाना पड़ा, हमें इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, 1947 में जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उस समय ब्रिटिश जो है भारत छोड़कर जा रहे थे, लेकिन उसके पहले उन्होंने भारत के सभी क्षेत्रों में एक ABC की व्यवस्था लगा दी थी कि एक पार्ट को A बोला जाता था, वहीं दूसरे पार्ट को B और तीसरे पार्ट को C। भारत के सभी राज्यों में ये व्यवस्था चल रही थी। तो वैसे ये व्यवस्था मध्य प्रदेश में भी चल रही थी। मध्य प्रदेश 3 भागों में विभाजित था। एक हो जाता है पार्ट A, दूसरा हो जाता है पार्ट B और तीसरा हो जाता है पार्ट C। पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। ठीक, पहला पार्ट जो था, जो कि था पार्ट A, वह मध्य प्रदेश का तात्कालिक रूप का सबसे बड़ा भाग था। साथ ही साथ में इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी नागपुर थी, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में है। तो ये जो राजधानी है, ये मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में कैसे गई, हमें ये पढ़ना है यहाँ पर। ठीक, बात करते हैं पार्ट A के प्रमुख का नाम। तो पार्ट A के प्रमुख का नाम था रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल पार्ट A के प्रमुख थे। वहीं पार्ट B की बात करें तो पार्ट B जो है उसे मध्य क्षेत्र कहा जाता था। इसकी 2 राजधानियां थी, एक राजधानी थी इसकी इंदौर और दूसरी राजधानी थी इसकी ग्वालियर। ठीक, जो दोनों राजधानियां थी ये 6-6 मंथ में बदलती रहती थी। एक राजधानी 6 मंथ के लिए ग्वालियर और दूसरी राजधानी 6 मंथ के लिए इंदौर। पार्ट B के प्रमुख की बात की जाए तो तखतमल जैन और लीलाधर सेठ जो थे वो पार्ट B के प्रमुख रहे हैं। पार्ट C की बात की जाए, जिसे विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, इसके प्रमुख अवधेश प्रताप सिंह जी रहे हैं। ठीक, मध्य प्रदेश में पार्ट A को सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था या फिर बरार कहा जाता था। इसे बाद में हम नोट डाउन भी करते चलेंगे। देखिए, अब इसके बाद हमने देख लिया कि पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C मध्य प्रदेश में क्या व्यवस्था थी। सबसे बड़ा भाग जो था वो पार्ट A था, सबसे छोटा भाग जो था वो था पार्ट C और बीच वाला जो भाग था वो था पार्ट B। इसके बीच में भोपाल रियासत जो थी वो अलग रियासत थी, इसे किसी में भी नहीं मिलाया गया था, ना ही पार्ट A में, ना ही पार्ट B में, ना ही पार्ट C में। इसके बाद भोपाल को कब मिलाया गया तो 1 जून 1949 को भोपाल को पार्ट C में मिलाया गया था।
हमने देख लिया कि भोपाल को पार्ट सी में मिलाया गया था। अब हम देखते हैं कि भारत की ऐसी क्या सिचुएशन हुई। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था, तो भारत के सभी राज्यों में एक पार्ट ए, बी और सी की व्यवस्था चल रही थी। ये हम देख चुके हैं। तो सबसे पहले जब दक्षिण भारत में भाषा के आधार में राज्य बनाने के लिए जब विरोध प्रारंभ हुआ, आंदोलन प्रारंभ हुए, तब सरकार को समझ में आया कि हाँ, अब हमें भाषा के आधार पर एक राज्य बनाना चाहिए और साथ ही साथ में अन्य राज्यों का भी गठन करना चाहिए। लेकिन राज्य ऐसे अचानक से नहीं बन सकते, तो उनके लिए एक प्रॉपर हमें एक समिति बनानी पड़ेगी, उनकी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, एक अधिनियम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो समिति बनाई गई उसका नाम था एस.के. धर आयोग। ठीक, अब एस.के. धर आयोग की बात करते हैं तो इसे 1948 में बनाया गया था और इसने ये कहा, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो कि 1948 में प्रस्तुत की इसने दिसंबर में, और इसने ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाया जा सकता। अब इसने कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाया जा सकता, बल्कि राज्य अगर आपको बनाना है तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाइए। तो इसकी बात को नकार दिया गया, मना कर दिया गया, क्योंकि वैसे भी भाषा को लेकर इतना ज़्यादा तनातनी का माहौल चल रहा था। इस कारण से इस आयोग की बात को रद्द कर दिया गया। अगला आयोग बनाया गया जो था जेवीपी समिति। जेवीपी समिति की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, तीन बड़े बड़े नेताओं के नाम पर इस समिति को बनाया गया। इस समिति के गठन की बात करें तो इसे दिसंबर 1948 में बनाया गया। इसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी और इसने बिल्कुल जैसा एस.के. धर आयोग ने कहा था वैसे ही इसने कहा और एस.के. धर आयोग की रिपोर्ट का समर्थन किया। लेकिन इसे भी रद्द कर दिया गया क्योंकि भाषा के आधार पर ही राज्य बनाना था। अब इसी सिचुएशन में क्या होता है, 1952 के समय में 1952 में क्या होता है, आंध्र प्रदेश में पोट्टी श्री रामुलु जी अनशन पे बैठ जाते हैं और अनशन भी ऐसा जो कि आमरण अनशन होता है। 56 दिन तक आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु केवल इस कारण से हुई थी कि तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया जाए, परंतु सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने आमरण अनशन किया, इनकी मृत्यु हुई। और इस सिचुएशन में सरकार देख रही थी, इतने सारे दंगे चालू हो चुके थे, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे दंगे चालू हो गए थे, बसों को जलाया जा रहा था। तो ये सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सरकार ने जल्दीबाजी में जल्द में एक पहला राज्य बनाया जो कि भाषा के आधार पर बना, वो था आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर बनाए जाने वाला यह भारत का पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया और इसी के साथ में अगली समिति का गठन किया गया जो था फजल अली आयोग। और फजल अली का आयोग की बात करें तो फजल अली आयोग का गठन दिसंबर 1953 में हुआ। इसने 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट 1955 में दी और इसने ये कहा कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्य बनाया जा सकता है। इसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि हमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हमारे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की बात हुई और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक, और इन्हीं 14 राज्य में हमारा मध्य प्रदेश एक राज्य था जो कि हिंदी भाषा के आधार पर बना था। तो ये हो गई मध्य प्रदेश की गठन की बात कि 1956 तक में मध्य प्रदेश की क्या सिचुएशन थी और मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों का गठन कैसे किया गया और मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।